Hello students, once again welcoming you all to the MK Jain classes and we were studying about the biotechnology। और बायोटेक्नोलॉजी में बेटा हम लोगों ने बात कर ली थी बहुत सारी चीज़ों की वैसे तो, और हम लोग किस टॉपिक पे थे, वी वर ऑन दी टूल्स। तो टूल्स में बेटा हमने बात की थी किसकी, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस पढ़ लिए, मीन्स डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स थे हमारे पास टूल्स में। तो एंजाइम्स हम लोगों ने कवर कर लिए एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दी वेक्टर्स। और वेक्टर में हमने क्या पढ़े थे, एक अच्छे वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, है ना। एक अच्छे वेक्टर की हमने 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी थी कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को तो काट लिया यूजिंग दी क्या करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और अदर टाइप के एंजाइम जो भी हमें इस टेक्नोलॉजी में चाहिए हमने उनका भी डिस्कशन कर लिया था। तो जब हम वेक्टर की बात कर रहे थे तो जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट काटा है उसको किसी वेक्टर पे बिठाना भी तो है ना, ताकि उसको हम होस्ट सेल में डाल पाएँ। तो वेक्टर एक अच्छा वेक्टर होने के लिए उसके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए सब डिस्कस कर ली थी। और इसमें से हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में, कि ये जो सिलेक्टेबल मार्कर वेक्टर के पास होने चाहिए ये क्यों होने चाहिए। ये होने चाहिए टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। यही था ना। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो एक वेक्टर का एग्जाम्पल पढ़ा, और वो वेक्टर का एग्जाम्पल क्या था, हमने प्लाज्मिड पढ़ा एक PBr322 विच इज़ अ सिंथेटिक, खुद बनाया हुआ। कहाँ से लिया वैसे ये प्लाज्मिड, हमने ई कोलाई से, और उस प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाई किया इन दी लैब और उसको बना दिया PBr322। किसने की ये मॉडिफिकेशंस, बोलीवर एंड रॉड्रिग्स, जिसकी वजह से इसका नेम भी पड़ा PBr322। नेमिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे बेटा हमने कि इस प्लाज्मिड का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया कि सिलेक्टेबल मार्कर का सिग्निफिकेंस क्या है, एक वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर क्यों होना चाहिए। क्योंकि PBr322 के पास क्या था, एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन था, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन था। इसको यूज़ करके हमने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस कर लिया था। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, जिसके अंदर क्या चला जाए, हमारा जो जो हमारा RDNA है, जो वेक्टर के अंदर हमने अपना फॉरेन जीन इंसर्ट किया, अगर तो वो RDNA चला गया है, मतलब प्लाज्मिड अगर एंटर कर गया होस्ट सेल के अंदर, तो वो होस्ट सेल क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर वो नहीं गया है तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस से हमने उसको देखा, हमने क्या डाली कल्चर मीडिया में, हमने डाल दी एम्पीसिलिन। तो अगर हमारा प्लाज्मिड गया होगा होस्ट सेल के अंदर तो उसके पास एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हमने जो वेक्टर लिया था उस वेक्टर के अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन था। मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इसी से सिमिलर हमने अभी आगे पढ़ना है। तो अगर तो रेजिस्टेंस आ गई है, मतलब कि अगर मैं मीडियम में एम्पीसिलिन डालूंगी तो मेरे बैक्टीरिया को, मेरी होस्ट सेल को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई होगी, ये वाला प्लाज्मिड नहीं आया होगा, तो उस बैक्टीरिया के पास खुद की तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी ही नहीं, तो वो मर जाएगा। तो जैसे ही मैंने कल्चर में एम्पीसिलिन डाला, तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे जिनके अंदर प्लाज्मिड नहीं आया, वो सारे के सारे, तो प्लाज्मिड नहीं है तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन भी नहीं है, तो वो एम्पीसिलिन से बच नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट थे जिनमें हमारा प्लाज्मिड आ गया, उनके पास प्लाज्मिड के साथ साथ क्या आ गया, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन भी आ गया, तो उनको एम्पीसिलिन से कुछ नहीं हुआ। सॉरी, ये है ट्रांसफॉर्मेंट, तो ये हमारे पास बच गए। तो सिलेक्टेबल मार्कर का हमने यूज़ कर लिया ना, क्योंकि हम ये काम मैंने कहा था ना हम बल्क में करते हैं। हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सपोज हमने बहुत सारे डाल दिए, जैसे बैक्टीरिया है उसकी हमने कॉलोनी कराई, या हमने बहुत सारे प्लाज्मिड्स डाल दिए, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो ये काम ऐसे नहीं होता माइक्रोस्कोप के नीचे 1 बाय 1 1 बाय 1, नहीं, बल्क में हो रहा है ये काम। तो हमें मतलब ये कि हमने ये इंग्रेडिएंट डाल दिए, अब हमें नहीं पता किस में क्या डल गया किस में क्या नहीं डल गया, तो हमें लास्ट में उसको चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई भी है या नहीं हुई है। तो उस चीज़ में हेल्प करवा रहे हैं हमारे सिलेक्टेबल मार्कर। तो जो एम्पीसिलिन डाली थी हमने, उसने तो क्या करवा दिया, ये बता दिया कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ज़रूरत नहीं है तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमें तो काम किससे है, जिसमें फॉरेन जीन आ जाए। तो अब हमने ले लिया ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट को लेके पहुंच गए बेटा हम आगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट में भी अब दिक्कत है। ट्रांसफॉर्मेंट में क्या दिक्कत है कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, मतलब प्लाज्मिड तो आया, पर कौन सा आया है, सिंपल वाला ट्रांसफॉर्मेंट आ गया जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई, जो फॉरेन जीन डाला था वो सिंपल वाला
प्लाज्मिड आया है या आरडीएनए वाला प्लाज्मिड आया है, क्योंकि हमें तो किसकी ज़रूरत है, जिस प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बिठाया है। और किधर बिठाया था हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, याद है हमने प्लाज्मिड में कहाँ बिठाया था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइट पे बिठा दिया था। यहाँ पे हमने डाला था अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम इंसर्ट बोलते हैं, या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए। इसको कहाँ डाला, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की साइट पे, जिससे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन क्या हो गया था, इनएक्टिव हो गया था। तो अब ये वाला जो सिलेक्टेबल मार्कर है ना, ये हमें डिफरेंस करवाएगा किसमें, बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। कि जो प्लाज्मिड तो आ गया है तभी ये ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन प्लाज्मिड कौन सा आया है, रिकॉम्बिनेंट वाला आया है या नॉन रिकॉम्बिनेंट आया है। तो अब मैं एक्चुअल कल्चर को तो ख़राब नहीं कर सकती, उसके लिए हमने पहले क्या किया, रेप्लिका बनाई और उस रेप्लिका के साथ काम किया। उस रेप्लिका के अंदर अब हमने डाली टेट्रासाइक्लिन। अगर तो टेट्रासाइक्लिन डाल के कॉलोनी का सफाया हो गया, इसका मतलब वही हमारी कॉलोनी है जिसको हमें बचाना है, वही है जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन तो हमने ख़राब कर दिया, उसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, तो टेट्रासाइक्लिन से अब रेजिस्टेंस ख़त्म हो चुकी है बैक्टीरिया की। तो जो मरे हैं ना वो कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट वाले, और जो सरवाइव कर गए मतलब उनका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन ठीक है, उनके अंदर इंसर्ट आया ही नहीं तो वो आरडीएनए बना ही नहीं, आरडीएनए नहीं बना तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो बच गई उसको फेंक दो, जो मर गई उसको एक्चुअल कॉपी में से देख लो, क्योंकि हमने तो रेप्लिका पे काम किया था, एक्चुअल वाली को ख़राब नहीं किया। तो रेप्लिका में सपोज करो हमारी ये वाली मर गई, ये वाली मर गई, ये वाली टेट्रासाइक्लिन डालते ही मतलब कि इनका टेट्रासाइक्लिन का जीन खराब था, और यही वो कॉलोनी थी जीन हमने ख़राब किया था वहाँ पे इंसर्ट डाल के। हमने उस सिलेक्टेबल मार्कर को यूज़ किया था अपने फ़ायदे के लिए, ताकि हम एट दी एंड ढूंढ पाएँ कि ट्रांसफॉर्मेंट में से भी रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा है। गॉट इट। तो यहाँ से हमने अब मास्टर जो कॉपी थी, ये तो रेप्लिका थी, रेप्लिका पे हमने देख लिया, तो यही मास्टर कॉपी में हम देख लेंगे कि ये वाली हमारी कॉलोनी है जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुई है, ये है ये है ये है, बस इनका फिर हम क्या करवाएंगे, आगे इनकी कल्चरिंग करवाएंगे और इनसे अपना जो है हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे। गॉट इट। तो इसका चलो अदर क्लोनिंग वेक्टर पे आने से पहले हम इसका एक छोटा सा समरी बना लेते हैं। क्या समरी बना लेते हैं, देखो बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर को हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर को हम यूज़ कर रहे थे किसके लिए, एक तो टू स्क्रीन दी ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। यही किया है ना हमने, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग, हमें पता चल जाएगा किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई। दूसरा, इसके लिए हमने किसका यूज़ किया, इसके लिए हमने यूज़ किया बेटा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस का। अरे अरे अरे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन का यूज़ किया, ठीक है, ये वाला सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ किया। फिर ट्रांसफॉर्मेंट तो आ गए हमारे पास, अब ट्रांसफॉर्मेंट में भी हमें स्क्रीनिंग करवानी है कि ट्रांसफॉर्मेंट में से रिकॉम्बिनेंट वाला है कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा है। टू स्क्रीन अमंग ट्रांसफॉर्मेंट्स। कैसे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है और रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। तो इनका तो हमें कुछ करना ही नहीं, इनका हमें क्या फ़ायदा है, हमें तो रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, इसी वजह से वो रिकॉम्बिनेंट बना है, तो हमें तो इसके साथ काम करना है। तो इनको कैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमने किया बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अनदर सिलेक्टेबल मार्कर जो था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, ये लो। अब बात जो हमने पीछे किया उसकी समरी बना दी कि एक मार्कर का यूज़ किया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दूसरा किया जो ट्रांसफॉर्मेंट हमने रखे हैं उनमें से भी रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं। तो आपको क्या ये प्रोसेस थोड़ा सा वो नहीं लगा,
थोड़ा ज़्यादा मतलब लंबा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इसका कोई मतलब पहले इस पे डालो, इस कल्चर पे एम्पीसिलिन के, फिर उनको छांटो कौन सी कॉलोनी है, फिर दोबारा फिर रेप्लिका बनाओ, फिर उसको टेट्रासाइक्लिन से करवाओ, फिर उनमें से छांटो कौन से हैं, फिर उनको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजें। तो भाई दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेंदी भी हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेसिशन एरर, पता नहीं कितना कुछ। तो इसको क्या हम थोड़ा बाईपास नहीं कर सकते? इस जो ये जो प्रोसेस है स्क्रीनिंग की, क्या हम इसको सिंपल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो, जब मैंने आपको कैरेक्टर्स लिखवाए थे और जब मैंने आपको सिलेक्टेबल मार्कर लिखवाए थे, सिलेक्टेबल मार्कर मैंने लिखवाए थे दो टाइप के, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन को यूज़ कर लो जो हमने अभी किए हैं, या आप यूज़ कर सकते हो बेटा लैक जेड जीन को, लैक जेड जीन। अब लैक जेड जीन को यूज़ अगर हम करेंगे, कब करते हैं? ये वाला जो इतना लंबा प्रोसेस हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला किया ना, उसको ये थोड़ा छोटे में कर देगा, कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर देगा। जो स्क्रीनिंग करवानी है ना हमने कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन अगर हम ये वाला सिलेक्टेबल मार्कर चुनते हैं तो हमें दो स्टेप करने पड़ते हैं, जैसे हमने किए पहले एम्पीसिलिन से फिर टेट्रासाइक्लिन से। लेकिन अगर हम चाहते हैं इतना लेंथी या कॉम्प्लेक्स ना हो, हम थोड़ा सिंपली इन ट्रांसफॉर्मेंट्स की या रिकॉम्बिनेंट्स की स्क्रीनिंग कर लें, ईजिली कर लें, तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? लैक जेड जीन। और लैक जेड जीन को पढ़ाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? देखो, एक प्लाज्मिड तो आपने पढ़ा PBR 322, आज हम एक और प्लाज्मिड पढ़ेंगे बेटा, जिसका नेम क्या है? जिसका नेम है PUC8। अब हम कौन सा प्लाज्मिड पढ़ रहे हैं? टुडे विल डील विद दी PUC8। PUC8 का नेम क्या है? P स्टैंड्स फॉर दी प्लाज्मिड अगेन, U का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी, C हियर स्टैंड फॉर दी कैलिफोर्निया। मतलब कि ये प्लाज्मिड कहाँ पे? ये भी सिंथेटिक प्लाज्मिड है। इसको कहाँ पे बनाया गया? इसकी सिंथेसिस कहाँ हुई? कहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। और ये 8 तो हमें पता ही है, व्हाट इज दिस? दिस इज द इंडेक्स नंबर। तो ये वाला जो प्लाज्मिड होता है ना बेटा PUC8, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें ना, देखो इसके स्ट्रक्चर को जरा ध्यान देना, इसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है तभी मैं उसकी पिक्चर आपके पास लाई नहीं हूँ। ये है PUC8, इसका स्ट्रक्चर मैंने कहा ना, उसका तो PBR 322 में से तो नीट के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके कोर्स में है, इसलिए आपकी NCERT में भी छपा हुआ है, उसको हमने मिस नहीं करना है। 8 की 8 रिस्ट्रिक्शन साइट याद होनी चाहिए, उसकी ORI याद होनी चाहिए, ROP याद होनी चाहिए, सब कुछ उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके साइज़ के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। लेकिन PUC8 सिर्फ समझने के लिए, PUC8 में क्या होता है बेटा? एक तो यहाँ पे होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? दिस इज दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जैसे उसके पास साइट प्रेजेंट थी ना। और एक ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा एक लैक जेड जीन। ये वाली साइट किसके लिए है? अच्छा, बाकी यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये वो सब कुछ है, पर हमें उनके से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। सब कुछ है इसके पास भी, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ORI है, ROP है, लेकिन हमने क्या कहा? हमें सिर्फ इसकी बात करनी है पूरी पूरी, क्योंकि हमें क्या समझना है? हमें दूसरा स्क्रीनिंग का तरीका ढूंढना है कि लंबे वाली स्क्रीनिंग से हम बच जाएं, शॉर्टकट में थोड़ी सी स्क्रीनिंग हो जाए, तो वो वाला तरीका। अब यहाँ पे जो जीन है ये है बेटा लैक जेड जीन। कौन सा बनाया? ये हमने प्लाज्मिड बनाया, कौन सा? PUC8। अब ये लैक जेड जीन क्या है बेटा? लैक ओप्रोन पढ़ के आए हो ना, जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हमने ओप्रोन पढ़ा था ना, इंड्यूसिबल ओप्रोन, लैक, लैक्टोज। उसके लिए स्ट्रक्चरल जीन कौन से थे? लैक जेड, लैक वाई और लैक ए का वो थे ना, ट्रांस एसिटाइलेज, परमीएज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये वही वाला एक लैक जेड जीन है। ये लैक जेड जीन किसके लिए कोड करता है? इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। किसके लिए कोड करता है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ये जीन किसकी साइट है? ये जीन जब ट्रांसक्राइब होगा, उसके बाद ट्रांसलेट होगा, तो ये क्या बनाएगा? ये एंजाइम बनाएगा जिसका नेम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम किसके लिए ज़रूरी है? सिस्टम में जब भी लैक्टोज होगी तो उसको ये किस में कन्वर्ट कर, उसको ये क्या करेगा? लैक्टोज क्या होती है? वाइट कलर की, उसको ये चेंज कर देगा इनटू अ ब्लू कलर सॉल्यूशन।
ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या कर देगा, लैक्टोज को, वाइट कलर की लैक्टोज को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है, पहले इसको समझो आप। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट तो समझ गए ना, कोई भी रिएक्टेंट है उसको ये एंजाइम चेंज करेगा किसी चीज़ में। और क्रोमोजेनिक, क्रोमा का मीनिंग क्या होता है बेटा, क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, और जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, कि एक ऐसा सबस्ट्रेट हम इस सिस्टम में डालेंगे इंस्टेड ऑफ, पहले तो हम स्क्रीनिंग कैसे करवा रहे थे, विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब हम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे और फिर देखेंगे क्या होगा। इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ना बेटा, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो एंजाइम है ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, और क्या है, दिस इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को, और ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कैसा होता है, इट इज़ वाइट इन कलर। इसको किस में चेंज कर देता है, ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देता है, इसके कलर में चेंज आ जाता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर प्रेजेंट होगा तभी वाइट से ब्लू बनेगा ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, अगर ये एब्सेंट है तो वाइट का वाइट ही रहने वाला, देयर विल बी नो कलर चेंज। बस इसका एडवांटेज अब हम लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, हम उसको हमारे इंसर्ट को डाल देते हैं हम यहाँ पे। ये क्या, ये साइट किसके लिए बनाई मैंने, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया अपना इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब समझ रहे हो ना, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, या जिसको हम कहते हैं एलियन डीएनए, या जिसको हम कहते हैं फॉरेन डीएनए, जो पीस हमने काटा अपने इंटरेस्ट का, उसको मैंने कहाँ डाल दिया, लैक जेड वाले जीन वाली साइट पे डाल दिया। इससे क्या हो जाएगा, तो ये जो लैक जेड का जीन है इट विल बिकम इनएक्टिवेटेड, इसकी क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेशन। किसकी वजह से हुई, इंसर्ट ऐड किया है मैंने, एक इंसर्ट डाला है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, कहीं से काट के लाई और इस वेक्टर में बिठा रही हूँ। PUC8 को मैं यूज़ करी हूँ एज अ वेक्टर, तो वेक्टर में कहीं तो डालूंगी, कहाँ डाला मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो लैक जेड जीन की साइट थी यहाँ पे डाल दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इससे लैक जेड जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो जीन को बीच में से काट दिया, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो हमने टेट्रासाइक्लिन में भी की थी। एक इंसर्ट डालने से जब हम जीन को इनएक्टिवेट करवा देते हैं, ठीक है, वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन को करवाया था, यहाँ लैक जेड को करवा रहे हैं। तो भाई ये प्लाज्मिड आ गया, और इस प्लाज्मिड को, इस वाले प्लाज्मिड में जब मैंने इंसर्ट डाल दिया, ये प्लाज्मिड अब मेरा बन गया rDNA। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मैंने क्या करवा दी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो ना, इसको मैंने डाल दिया होस्ट सेल में, और होस्ट सेल की मैंने कल्चरिंग करवा दी। पर उस कल्चर में से भी इतनी सारी बैक्टीरियल सेल में मुझे नहीं पता मेरी कौन कौन सी बैक्टीरियल सेल में rDNA है, कौन सी में नहीं है। पीछे हमने कैसे स्क्रीनिंग की थी, पहले एम्पिसिलिन डाला, उनमें से 2 हमारे पास काउंट आए, एक डिस्कार्ड कर दिया, ट्रांसफॉर्मेंट वाला हमने ले लिया। फिर टेट्रासाइक्लिन डाली कि ट्रांसफॉर्मेंट में से भी रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, उनको 2 स्टेप में सेपरेट किया। यहाँ ये सारा काम अभी एक से होने वाला है। कैसे, वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी आएगी उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या करके डालेंगे, हम ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल देंगे। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालते ही अगर तो कॉलोनी का कलर हो रहा है वाइट से ब्लू, वो कब होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि लैक जेड जीन इनएक्टिव हुआ ही नहीं, मतलब इसमें इंसर्ट आया ही नहीं। तो जिस जिस कॉलोनी का कलर चेंज हुआ है वाइट से ब्लू, उस कॉलोनी को हम करते रहेंगे डिस्कार्ड। क्यों करते रहेंगे, अरे भैया हमने तो जीन खराब कर दिया था, यहाँ तो हमारा इंसर्ट होना चाहिए था। इंसर्ट इसका मतलब इसने बिठाया ही नहीं है, जीन तो चकाचक काम कर रहा है, इसने तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया और वाइट को ब्लू में चेंज कर दिया, जो हमें नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये हमने कर दी डिस्कार्ड। और जिनका कलर, जिन कॉलोनीज का कलर वाइट का वाइट ही रहा, ब्लू नहीं हुआ,
तो उसका मतलब क्या है, वाइट का वाइट ही रहा, मीन्स वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे लैक्जेड जीन काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इट मीन्स हमारा इंजर्ट वहाँ पे बैठा हुआ है, हमने अपना इंजर्ट डाल के लैक्जेड को क्या करवा दिया था, इनएक्टिवेट करवा दिया था। तो कौन सी कॉलोनी ठीक है? जो वाइट की वाइट ही रही। तो वो हमारे कौन से हैं? वो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट भी हैं, वो हमारे रिकॉम्बिनेंट भी हैं। तो दोनों के दोनों काम हमने एक ही स्टेप में कर लिया। तो बोलो ये इंजर्शनल एक्टिवेशन का लैक्जेड जीन वाला तरीका ज़्यादा बेटर है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। वहाँ पे हमें 2 स्टेप में करना पड़ रहा था, पहले सेपरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट, फिर ट्रांसफॉर्मेंट में भी रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन से। यहाँ पे एक ही गो में हो गया। तो आरडीएनए बनाया, आरडीएनए को ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने क्या बनाई, बैक्टीरियल कॉलोनी। कॉलोनी तो एक बार बनानी पड़ेगी ना, बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई हो गए, कॉलोनी बन गया। फिर उन कॉलोनी में से हमें छांटनी है हमारे मतलब की कौन सी है और कौन सी छोड़नी है। तो वो कैसे छांटी, हमने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दिया। उस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं एक्स गैल। क्या बोलते हैं? एक्स गैल। क्या बोलेंगे? एक्स गैल। ये बुक में लिखा नहीं हुआ, सिर्फ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लिखा हो, तो उस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को हम बोलते हैं एक्स गैल। तो एक्स गैल को कैसा होता है, इट इज़ वाइट इन कलर। जिस जिस कॉलोनी ने इसको चेंज कर दिया इनटू ब्लू, उसका मतलब उस कॉलोनी को हमें क्या करना है, डिस्कार्ड। वो थी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन जो 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 मतलब ट्रांसफॉर्मेंट तो थी, पर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से। लेकिन जिनमें वाइट का वाइट रहा वो हमारी एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज थी, जिनको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया बस इन्हीं बैक्टीरियल कॉलोनी को। अब हम क्या करेंगे, बड़े बड़े कल्चर में, बड़े बड़े फर्मेंटर्स में, बायो रिएक्टर्स में हम इनका जो है मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे और इनसे अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ऑन दी कमर्शियल स्केल। पहले ये बताओ, अभी लैक्जेड वाला समझ में आ गया? तो ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स में, थ्योरी वाले बच्चों की बात करी हूँ, बोर्ड्स वालों की, कि सिलेक्टेबल मार्कर को आप कैसे कैसे यूज़ करते हो, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, तो उस पर नोट लिखो इन फॉर 3 मार्क्स। क्या लिखोगे? स्क्रीनिंग में काम आता है ये, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। और ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हो। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो उस पर एडवांटेज किसकी है, हमारे पास लैक्जेड की, जो एक ही स्टेप में ये सारी स्क्रीनिंग कर देता है, विच इज़ क्वाइट ईजियर फॉर अस। इसमें कोई कॉलोनी की डेथ भी नहीं होती, वी कैन आर सेल्फ पिक दी एक्चुअल कॉलोनीज, बस ईजी काम है। समझ में आ गया? तो बेटा ये है लैक्जेड हमारे पास। अब है बेटा अदर क्लोनिंग वेक्टर। अब अदर क्लोनिंग वेक्टर तो मैडम आप बात कर रहे हो, आप पहले बताओ आपने क्लोनिंग वेक्टर कराया कौन सा है। देखो हमने क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से पढ़े हैं बेटा। नंबर 1, ये अदर मत लेना, टोटल क्लोनिंग वेक्टर ही लिख लेते हैं हम। अभी तक हमने सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा, एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर कौन हो सकता है, वो हो सकता है प्लाज्मिड। और हमने 2 प्लाज्मिड को यूज़ भी कर लिया एज क्लोनिंग वेक्टर। कौन कौन सा? एक हमने पढ़ा PBr322, दूसरा मैंने थोड़ा सा अकाउंट आपको दिया PUC8 का। तो प्लाज्मिड्स कैन बी यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स, क्योंकि उनके पास ORI होता है, ROP होता है, ऑप्टिमम सा साइज आप ले लो, सिलेक्टेबल मार्कर उनके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो भी हमने लिखी थी। और प्लाज्मिड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्लाज्मिड हमें पता है ना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि वेक्टर कहीं से तो लाएंगे ना, ये वेक्टर प्लाज्मिड लाएंगे कहाँ से? मॉडिफाई भी हमने, ये तो मॉडिफाइड है मैडम, लेकिन मॉडिफाई भी किसी में से निकाल के किसी चीज़ को किया होगा ना। तो प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, या तो हमें मिलेंगे बैक्टीरिया में, या हमें मिलते हैं फंजाई में, ईस्ट है जैसे। तो बैक्टीरिया में और ईस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मिड्स। तो दीज आर दी सोर्स ऑफ प्लाज्मिड, मतलब क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड। और हम प्लाज्मिड के अलावा किसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर? हाँ कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? सेकंड कैटेगरी आ गई बेटा, बैक्टीरियोफेजेस। क्या होते हैं बैक्टीरियोफेजेस? दोज वायरसेस विच अटैक्स बैक्टीरिया। सबको पता है ना ये वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, उनको हम बोलते हैं क्या? बैक्टीरियोफाजिस। अच्छा यहाँ पे हमने क्या कॉपी नंबर की भी बात की थी? यहाँ पे ना एक चीज़ लिखनी रह गई हमारी, क्लोनिंग साइट मल्टीपल, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ORI साइट, ऑप्टिमम साइज। हाँ हमने ना
ठीक है, क्लोनिंग साइट हमने यहाँ पे ना कॉपी नंबर की बात नहीं की। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कॉपी नंबर शुड बी हाई। कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है, जब रेप्लिकेशन हो हमारे वेक्टर की जितनी ज़्यादा कॉपी, क्योंकि वेक्टर के अंदर ही हमने क्या डाला अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो जितना ज़्यादा वो रेप्लिकेट करेगा, तो जितनी बार रेप्लिकेट करेगा वो उसका कॉपी नंबर होता है। तो जितनी ज़्यादा कॉपीज़ बनाएगा उतनी ज़्यादा कॉपीज़ उसके साथ हमारे जीन की भी तो बन रही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तो उतना ज़्यादा हमारे पास उस जीन से जो प्रोडक्ट आएगा वो उतना ज़्यादा आएगा। तो ये कॉपी नंबर वाली बात भी एक ऐड कर लेना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ में, ठीक है। अब बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, अच्छा, क्लोनिंग वेक्टर्स, तो बैक्टीरियोफाजिस को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफाजिस का भी क्या होता है, बैक्टीरियोफाजिस का जो कॉपी नंबर होता है दैट इज़ हाई, कॉपी नंबर इज़ हाई। कॉपी नंबर का मतलब समझते हो, जब किसी बैक्टीरिया को एक वायरस आके इन्फेक्ट कर रहा है ना, हमने पढ़ा था ना, ये वायरस का जीनोम यहाँ गया, ये बैक्टीरिया का जीनोम है, ये इसके साथ अपने आप को अटैच करता है, इसके साथ रेप्लिकेट होता है और क्या बना देता है, ये वायरस एक ने इन्फेक्ट किया था लेकिन यहाँ से इस वायरस की मिलियंस ऑफ कॉपी बन के निकलती हैं। तो एक वायरस का जीनोम जब इसमें एंटर हुआ तो उसने अपनी मिलियंस ऑफ कॉपी बनाई, तो कितना हाई होता है कॉपी नंबर वायरसेस का, है ना, इस सेल को बस्ट करके इसमें से निकल जाएंगे, तो कॉपी नंबर कितना ज़्यादा हाई होता है। तो इसीलिए हम बैक्टीरियोफाजिस को भी यूज़ कर सकते हैं एज दी वेक्टर। तीसरे नंबर पे बेटा हमारे पास आ गए, इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, बैक। बैक क्या होता है, इनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इसके अलावा हम किसको यूज़ करते हैं, वी यूज़ दी यैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये तो मैडम कहीं सुने सुने लग रहे हैं, बैक और यैक तो हमने सुने हैं कहीं पे, कहाँ सुने थे याद है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ के आए हैं ना हम लोग जेनेटिक्स में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी के लिए बैक और यैक को यूज़ किया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा बेटा हम और क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं फैजमिड्स को, इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं कोजमिड्स को। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सभी के सभी कैन बी यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स। तो सबसे बढ़िया, लेकिन इनमें तब भी मैं कहूँगी सबसे बढ़िया कौन से होते हैं, प्लाज्मिड्स, जिनके साथ काम करना सबसे इजी है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी होस्ट सेल और कैसा आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट किया है। तो हमेशा प्लाज्मिड भी नहीं, इनमें से भी कुछ यूज़ हमें करना पड़ सकता है। तो दीज आर दी टोटल क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए और किन किन को हम क्लोनिंग वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और क्लोनिंग वेक्टर में वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जो सिलेक्टेबल मार्कर है और ये क्लोनिंग साइट है, उनका कॉपी नंबर, इनका क्या सिग्निफिकेंस है मैंने बता दिया। क्लोनिंग साइट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके जुड़ेगा तभी काटेगा, तो क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर किस लिए होते हैं, स्क्रीनिंग के लिए होते हैं, और सारी चीज़ें मैंने साथ साथ आपको बता दी थी। तो बेटा इसके साथ क्लोनिंग वेक्टर हो गया ख़त्म, लेकिन क्लोनिंग वेक्टर अभी हमारे पास रहते हैं इन केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये बातें तो हम छोटी छोटी कर रहे हैं, बैक्टीरिया में डाल रहे थे, इकोलाई की बात करिए, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करवाना चाह रहे हैं तो यूकैरियोट्स के वेक्टर क्या होंगे, प्लांट क्या है, यूकैरियोट्स हैं, एनिमल्स क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट दी यूकैरियोटिक क्लोनिंग वेक्टर। ये क्या है, दीज आर यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट में कौन से क्लोनिंग वेक्टर चलेंगे, तो इनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, देखो पहले हम बात करेंगे फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए पता हम क्या यूज़ करते हैं, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस एक बैक्टीरिया है, एगेरो बैक्टीरियम, एगेरो नहीं है एगरू, एगरो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। क्या है ये, दिस इज द बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है बेटा, एक प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड के पास क्या होती है, एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होती है। क्या होती है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। अब सपोज करो ये है प्लाज्मिड,
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ऑर्गेनेल है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के पास ना यहाँ पे है, ये है वो जीन, और इस जीन को हम क्या बोलते हैं? दिस जीन इज नोन एज TDNA। क्या बोलते हैं इस जीन को? TDNA बोलते हैं। और ये TDNA क्या है? एक तरह का ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, क्योंकि सेगमेंट ऑफ DNA को ही तो जीन बोलते हो, तो उस जीन के सेगमेंट को क्या बोलेंगे? उतने DNA को हम क्या बोलेंगे? TDNA। और वैसे इस पूरी जीन को क्या बोलते हैं? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। क्योंकि अगर कोई भी प्लांट पे इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस अगर किसी प्लांट के अंदर चला जाए तो क्या करेगा ये? दिस विल कोज ट्यूमर। तो क्या है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस? क्या है? ट्यूमर कोजिंग बैक्टीरिया। तो इसकी वजह से प्लांट को क्या हो जाती है? गॉल डिजीज। तो ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब क्या होता है? गॉल। तो क्या हो जाती है प्लांट के अंदर? गॉल डिजीज हो जाती है। गॉल का मतलब ही क्या होता है? ट्यूमर। तो अगर ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो प्लांट के अंदर क्या हो जाएगी? ट्यूमर वाली डिजीज़, जिसको हम बोलते हैं गॉल डिजीज़। तो मैडम ये यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो आप? वो इसीलिए पढ़ा रही हूँ बेटा, ये वाला अब जो इस बैक्टीरिया में जब देखा गया ना कि इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से डिजीज़ क्यों हो रहा है, ट्यूमर वाली ग्रोथ क्यों हो रही है, तो क्या पता चला कि इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है ना, उस प्लाज्मिड के पास एक जीन है, TI जीन, जिसकी वजह से ये ट्यूमर इंड्यूस हो रहा था। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये जो TI जीन है ना, इसका फ़ायदा हम उठा लेते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज TI जीन। कि इस जीन को हम यूज़ कर लेते हैं अपने मतलब के लिए। हम इस TI जीन के अंदर अपना इंसर्ट डालेंगे, अपना फॉरेन DNA डालेंगे, क्योंकि ये TI जीन तो फटाफट जाके क्या कर रहा है? सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर इस TI जीन के अंदर ही यहीं कहीं पे अगर हम भी अपना इंसर्ट डाल दें, सबसे पहली बात, इंसर्ट डालने से ये जो खुद ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है ये तो हो जाएगा इनएक्टिवेट, क्योंकि जिस प्लांट के अंदर ये जाएगा ट्यूमर तो कोज करेगा भी नहीं, करे भी तो बहुत अच्छा है हमारे लिए तो, क्योंकि ट्यूमर से क्या हो रहा है? एक सेल की क्या होती है? ट्यूमर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कितनी सारी सेल्स बनेंगी तो उतनी ही ज़्यादा हमारी कॉपी। अब सपोज करो हमें विटामिन A प्रोड्यूस करवाना है किसी प्लांट से, विटामिन A रिच आ रहे हैं ना, राइस, गोल्डन राइस, अगले चैप्टर में भी इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमने। सपोज मुझे विटामिन A का कंटेंट बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी? उस प्लांट का, है ना, उस प्लांट में क्या करूँगी? जब अभी वो जाइगोट स्टेज में है, उसकी जो जनरेशन है, जाइगोट ले लो या एम्ब्रियो स्टेज पे है, उस स्टेज के अंदर मैं क्या करवा दूँगी? उसके अंदर ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ये वाला प्लाज्मिड उसके अंदर डाल दूँगी, जाइगोट स्टेज पे या एम्ब्रियो स्टेज पे। और ये प्लाज्मिड डाल के क्या करूँगी मैंने इस प्लाज्मिड को थोड़ा मॉडिफाई किया, इसके अंदर बिठा दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कि विटामिन A के जीन को भी भैया लेता जाइए, जब तू जाएगा प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो तेरे अंदर मेरा जीन भी बैठा है, मेरी चीज़ को भी ले जाना। तो इस वाले प्लाज्मिड को, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट बना दिया है, मॉडिफाई कर दिया, कैसे? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बिठा दिया इसके TDNA में, और इस प्लाज्मिड को उठा के हमने किस में डाल दिया? इनटू दी जाइगोट या किसी एम्ब्रियो स्टेज में। कहाँ पे? प्लांट के अंदर। तो अब जब ये एम्ब्रियो जाइगोट जैसे 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 मल्टीप्लाई करेगा, उसके अंदर ये प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा, प्लाज्मिड की वजह से क्या हो जाएगा? उसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगी वहाँ पे? विटामिन A की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जीन है, जितनी कॉपी बनेगी जीन अपने आप को कभी ना कभी, जब ये पूरा का पूरा जीन अपने आप को क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, प्रोटीन बनाएगा, एक्सप्रेस करेगा, तो ये वाला जीन भी तो एक्सप्रेस करेगा। और ये जीन किसका डाला था हमने? विटामिन A का, तो विटामिन A प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा प्लांट के अंदर। समझ में आया? तो ये जो TI प्लाज्मिड है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। और इस प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं? दिस प्लाज्मिड इज नोन एज TI प्लाज्मिड। तो प्लांट के अंदर हमारे पास क्या है? TI प्लाज्मिड का हम यूज़ करते हैं। अच्छा, बैक्टीरियोफाज जो हमने लिखा था, बैक्टीरियोफाज के अंदर हमारे पास जैसे लैम्डा फाज आ गया, है ना, M13 फाज आ गया, ये क्या हो जाएंगे? दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी बैक्टीरियोफाजिस। तो ऐसे यहाँ पे प्लांट के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग TI प्लाज्मिड। अरे ये इक्वल टू मैंने क्यों लगा दिया? तो अगर यूकैरियोट में, प्लांट्स के अंदर आपने अगर किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है तो उसके लिए वेक्टर क्या यूज़ करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ दी TI प्लाज्मिड। तो TI प्लाज्मिड कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया, इसके TDNA में हम अपना इंसर्ट डाल देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, फॉर एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन?
एनिमल्स में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वी हैव रेट्रोवायरसेस, है ना, इनको हम बोलेंगे डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस, क्योंकि रेट्रोवायरसेस तो आपको पता है ना क्या होते हैं, जैसे HIV भी एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होता है? जिनमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन हम HIV यहाँ यूज़ नहीं करते, हम और अदर रेट्रोवायरस यूज़ करेंगे, और उन रेट्रोवायरस को भी कैसा यूज़ करेंगे? डिसआर्म्ड, निहत्थे, मतलब उनका जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शियस स्टेज में नहीं होंगे, उनको डिसआर्म कर दिया, उनका वो जो इन्फेक्शन वाला कंपोनेंट था उसको हमने रिमूव कर दिया, फिर उस वायरस को काम में लाए, उस वायरस के अंदर क्या डाल दिया? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर ये वायरस क्या करेगा? रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? इनमें RNA होता है जेनेटिक मटेरियल, ये RNA प्रोटीन तो बना नहीं सकता, और हमने जीन कहाँ डाल दिया? रेट्रोवायरस के अंदर। तो जो RNA कैसे एक्सप्रेस करता है बताओ? RNA पहले क्या बनाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। रेट्रोवायरसेस के पास क्या होता है? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उससे ये RNA को किस में कन्वर्ट करेंगे? DNA में। और ये वाला जो RNA से DNA बनता है इसको हम बोलते हैं बेटा cDNA। cDNA या इसका क्या नेम होता है? इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ठीक है, और इस DNA से फिर क्या बनेगा? इससे बनेगा mRNA, और इससे बनेंगे प्रोटीन्स। लो, तो इस RNA के अंदर हमने अपना, इस रेट्रोवायरस के अंदर हमने अपना भी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया था। तो जब ये RNA से प्रोटीन बनेंगे तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके भी प्रोटीन बनेंगे। जैसे आप इंसुलिन का जीन डाल दो, तो इंसुलिन का जीन डाला और यहाँ से आपको बहुत सारे इंसुलिन के जीन की कॉपीज मिल जाएंगी, इंसुलिन प्रोटीन बन जाएगा, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग कर देंगे। समझ में आ गया? इसको अभी डिटेल में भी एक एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे हम इंसुलिन का ही। तो एनिमल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेट्रोवायरसेस यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं? वी में यूज़ एडिनो वायरसेस। और क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा? हम पैपिलोमा वायरसेस को भी यूज़ कर सकते हैं एज दी वेक्टर इन दी प्लांट्स, सॉरी वेक्टर्स इन दी एनिमल्स। समझ में आ गया? तो यूकैरियोट्स में अगर आपने होस्ट सेल ली है कोई प्रोकैरियोट, जैसे हम कोलाई के अंदर डाल रहे थे अब तक, जो भी प्लाज्मिड था उठाया उसको कोलाई के अंदर डाल दिया, है ना, जो भी हमने प्रोसेस अभी तक पढ़ी है हर जगह हमने क्या किया था? उठाया और हर चीज़ को वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इनटू कोलाई। ये देखो, ये वाला भी हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, किस में डाल दिया आपने? RDNA को कोलाई के अंदर। कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट। लेकिन अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है प्रोकैरियोट की बजाय किसी यूकैरियोट में, यूकैरियोट का मतलब आई मीन्स टू से अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है प्लांट में या एनिमल में, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम वेक्टर किसको यूज़ करेंगे? फिर हम वेक्टर यूज़ करेंगे बेटा प्लांट के अंदर TI प्लाज्मिड, और एनिमल्स के अंदर बहुत सारे टाइप के जो एडिनो वायरसेस हैं, रेट्रोवायरसेस हैं। और रेट्रोवायरसेस भी कैसे? डिसआर्म्ड, याद रखना डिसआर्म्ड, क्योंकि वैसे रेट्रोवायरस डाल दिया तो वायरस क्या क्या कोज करता है? बॉडी में जाके कोई ना कोई डिजीज़ कोज करेगा। तो डिजीज़ का जो कोज है उसको रिमूव कर दिया हमने, तो वो वायरस कैसा हो जाएगा? डिसआर्म्ड। उसका वो कंपोनेंट निकाल दिया वायरस का जिसकी वजह से वो डिजीज़ कोज कर रहा था। सपोज करो उसके कैप्सिड की वजह से डिजीज़ हो रही थी, उसके प्रोटीन की वजह से, तो हमने वो प्रोटीन कोट ही निकाल दिया उसका, तो क्या हो गया? उसका डिजीज़ वाला कंपोनेंट गया, वो वायरस क्या हो गया? डिसआर्म्ड हो गया। फिर उस वायरस को हमने अपने मतलब के लिए यूज़ किया, उस वायरस के जीनोम के अंदर हमने अपना इंसर्ट डाल दिया। जैसे जैसे ये इंसर्ट फिर ये क्या करेगा? वायरसेस तो इन्फेक्ट भी बड़ी जल्दी करते हैं, एनिमल सेल के अंदर डाल दो उसको, इन्फेक्ट करेगा तो उसके RNA से प्रोटीन बनेंगे। कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, पहले वो cDNA बनाएगा फिर वो प्रोटीन बनाएगा। तो इसी RNA के अंदर हमने भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ था, तो इस RNA जैसे जैसे ट्रांसलेट होगा वैसे वैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अपने प्रोटीन्स बना देगा, अपना एक्सप्रेशन दिखा देगा। तो यूकैरियोट्स के अंदर भी हमने कर लिए कि कौन से वेक्टर यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। अब बेटा इसके बाद हमारा जो थर्ड टूल बचता है, और थर्ड टूल इज़ द कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है ना? इसके बाद बेटा सिर्फ प्रोसेस रह जाएगी, अब थर्ड टूल हमारे पास रहता है होस्ट। अब ये कॉम्पिटेंट होस्ट कैसा होता है, होस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। होस्ट वैसे होता नहीं है, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे हम एक होस्ट को कॉम्पिटेंट, वो टेक्निक्स और उससे रिलेटेड सब कुछ वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर आ जाओ।
जब आप आए थे बस मेरा कंप्लीशन पे ही था,